हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि ये वेरियस मटेरियल्स ऑफ द सेल को स्टोर करता है। फॉर एन एग्जांपल प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, वेसिकल्स होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों का फॉर्मेशन तो हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन किए इन मटेरियल्स का, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना, जहाँ पे वो एकदम सेफली स्टोर हो। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो रहता है एकदम इस तरीके का ही दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमेशा पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। सो इसके जो डिस्कवरर है दैट इज़ कमीलो गोल्गी। कमीलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडीज़ का डिस्कवरी किया था, और उन्हीं के टाइटल के हिसाब से इन बॉडीज़ को एक गोल्गी बॉडी कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने राइबोसोम्स में पढ़ा था मैम, राइबोसोम्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज़ पैलिड पार्टिकल्स। पैलिड पार्टिकल्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो डिस्कवरर थे दैट इज़ जॉर्ज पैलिड थे, तो इनके टाइटल के हिसाब से इनको पार्टिकल कहा गया। उसी तरीके से गोल्गी बॉडीज़ भी उनके डिस्कवरर के टाइटल के हिसाब से उनको गोल्गी बॉडीज़ कहा गया। नेक्स्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि वेरियस मटेरियल्स ऑफ द सेल को स्टोर करता है। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये होता है कि ये जो गोल्गी बॉडी है उसमें एक ही कवरिंग उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट रहता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज़ ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। बट हम लोगों ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था मैम, तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था। राइबोसोम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मेम्ब्रेन, लेकिन जो गोल्गी बॉडी होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ही रहता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ताकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन हो, जितने भी मटेरियल स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन हो, वो सारे के सारे जो रहते हैं वो डायरेक्टली गोज टू द गोल्गी बॉडी फॉर स्टोरिंग पर्पसेस, ठीक है। इसीलिए वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये जो अपर भाग है, जो एकदम ऊपरी भाग है, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिस कहते हैं, और ये जो सिस स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मिंग फेस कहलाता है। फॉर्मिंग फेस का मतलब ये होता है कि जितने भी मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स आए हैं वो सीधे क्या होंगे, यहाँ पे रहते हैं, इससे टकराते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा कि जब वो सारे के सारे मटेरियल्स, बहुत सारा मटेरियल्स मॉडिफाई हो जाता है, बहुत सारे मटेरियल्स का सिंथेसिस हो जाता है, तो इट गोज़ एंड टू दी ट्रांस फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पार्ट रहता है, जो कि क्या कहलाता है? मैच्योरिंग फेज, जहाँ पे सारे मटेरियल्स आपके मैच्योर्ड हो गए, ठीक है। तो फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, एंडिंग यहाँ से होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस स्ट्रक्चर को पढ़ चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के स्ट्रक्चर में भी इन स्ट्रक्चर्स को मैम हम लोग सिस्टर्नी कहते थे। हालांकि डिफरेंस गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम होता है, विच इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट इन गोल्गी बॉडी उसके सिस्टर्नी में एक भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन इट।
इन प्लांट्स जो रहते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनमें ये जो रहते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं। आइसोलेटेड फॉर्म मतलब क्या होता है कि वो किसी से जुड़े हुए नहीं रहते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वो एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, बट इन प्लांट्स क्या होते हैं कि वो एकदम आइसोलेटेड, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी नहीं जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरीके से अपना अकेले का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग डिक्टियोजोम कहते हैं। ये जो रहते हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उन ऑर्गेनल को कहते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट रहते हैं, जिनका जो भी फंक्शन वो कर रहे हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो, वो एक दूसरे से एक रिलेशन के फॉर्म में करे। फॉर एन एग्जांपल न्यूक्लियस जो रहता है वो कमांड पास करेगा थ्रू द mRNA टू द राइबोसोम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन का कोडिंग जो होता है वो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बाय द यूज़ ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इनका सरफेस रफ इसलिए होता है क्योंकि वो राइबोसोम कंसिस्ट करते हैं एंड राइबोसोम इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जब ये राइबोसोम इधर को आ जाते, जब फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटीन का, तो उनका तो स्टोरेज भी करना है ना, तो वो स्टोर किस में होते हैं, दैट इज़ गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इनका जो फंक्शन हुआ वो एक कोऑर्डिनेटेड एंड लिंक्ड मैनर में हुआ, जिसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। सो गोल्गी बॉडी जो रहता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट करता ही करता है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस। तो जो कॉन्वेक्स, जिसका स्ट्रक्चर जो रहता है, सिस का जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉन्वेक्स की तरह है, और हालांकि वो एक फॉर्मिंग फेस है क्योंकि वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ वेरियस मटेरियल्स होता है, इसीलिए उसको फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड मेक स्मॉल लाइजोसोम। तो लाइजोसोम का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करते हैं। प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इज़ रिसीविंग एंड, ये बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स को रिसीव करता है। बहुत सारे मटेरियल्स, जो भी जितने भी प्रोटीन्स, लिपिड एंड अदर मटेरियल्स आ रहे होते हैं, उसको ये क्या कर रहा होता है, रिसीविंग एंड कहलाता है। इसको रिसीव करता है सारे मटेरियल्स को। इनका काम क्या है वो अब देख लो। पैकेजिंग काम है, जो भी मटेरियल्स, फॉर एन एग्जांपल प्रोटीन है तो उसको क्या करेगा, ये पैकेजिंग कर देगा, इसको मॉडिफाई कर देगा लार्जर स्ट्रक्चर में, और इसको टैग कर देगा कि मैम ये तो प्रोटीन है, ठीक है। इसका 3 मेन फंक्शंस रहता है जो कि आपको याद होना ही होना चाहिए। दैट इज़ पैकेजिंग, पहले सब्सटेंस को पैकेज करेगा, देन मॉडिफाई करेगा, उसके बाद टैग करके उसको ट्रांसफेस की ओर भेज देगा, ताकि पूरे सेल में अगर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है तो वो भेज देता है, और अगर नहीं ज़रूरत है तो वो खुद के पास ही स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट फेसेस टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसका जो बेसिकली फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ, मतलब न्यूक्लियस के पास ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ कॉनकेव मैच्योरिंग फेस। जो कॉनकेव फेस है दैट इज़ ट्रांस फेस, उसको मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। ये भी हेल्प करते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन्स और लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो, बट उतना नहीं जितना सिस फॉर्म करता है, ठीक है। इट इज़ शिपिंग एंड, मतलब यहाँ से क्या होगा कि जो मटेरियल है, इसका जो मटेरियल है इस स्ट्रक्चर में, वो क्या करेगा, शिप होंगे, मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और वो तो ऑलरेडी क्या है, दैट इज़ पैक्ड है, टैग्ड है एंड साथ ही साथ मॉडिफाइड है। इसका लास्ट काम जो होता है, जो ट्रांसफेस करता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का काम जो रहता है वो ट्रांसफेस करता है। इट फेसेस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका जो फेस होता है ना वो तो ऑब्वियसली अवे रहेगा, क्योंकि सिस जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और जो ये ट्रांस फेज है वो तो किधर प्रेजेंट है, डाउन की तरफ प्रेजेंट है, तो उसका जो फेस होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट इज, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़, गोल्गी बॉडी जो रहता है वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है।
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को ये स्टोर करता है। ये सिंथेसिस भी करता है लाइसोसोम का, वेसिकल्स का, पेक्टिन का, जो कि किससे बने हुए रहते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। एक्रोसोम का भी ये सिंथेसिस करता है एंड रूट कैप का भी सिंथेसिस करता है। रूट कैप क्लियर है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग हर एक चीज़ पढ़ते रहेंगे। तो ये जस्ट आप याद कर लीजिए, ये पेक्टिन किससे बना हुआ रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें आपको मटेरियल्स याद रखने कि वो क्या चीज़ से बने हुए रहते हैं, दैट इज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये जो रहता है ये मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सिस्टर्नेज जो रहता है वो विदाउट राइबोसोम होता है, जो कि मैंने बता दिया। राइबोसोम अगर प्रेजेंट है सिस्टर्ने में तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर गवर्न करता है, और अगर सिस्टर्ने में राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है तो वो गोल्गी बॉडी को गवर्न करता है। नेक्स्ट इज सिस्टर्ने इन गोल्गी बॉडी इज़ डार्कली स्टेन, मतलब उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट वो डार्क कलर के होते हैं। ड्यू टू दी मोर रेटिकुलेशन, मतलब उनका क्या होता है, ज़्यादा गहराई से अरेंज्ड होना, ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होना, रेटिकुलेशन ज़्यादा होना, इसीलिए उनका जो स्टेन है वो डार्क होता है। दे आर फ्लैट और डिस्क शेप्ड एंड कंसेंट्रिकली सेम, तो वो क्या हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, डिस्क शेप्ड भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, कंसेंट्रिकली, मतलब उनका जो भी कंसेंट्रिक फॉर्मेशन होगा वो एकदम सेम रहेगा, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो सेम रहेगा। नेक्स्ट इज इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सिस्टर्ने जो रहता है वो कितना होता है, दैट इज़ 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर तक होता है। गोल्गी बॉडी ऑफ रूट कैप जो रहता है वो क्या सिक्रीट करता है, म्यूसिलेज। बेसिकली जो रूट कैप होता है उसका अगर उसमें गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है तो वो म्यूसिलेज का कवरिंग बनाता है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके वेरियस मटेरियल से। सो दिस इज़ ऑल फॉर गोल्गी बॉडी। थैंक यू।